हेलो एवरीवन, सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। ये इग्नू नोट्स की सीरीज चल रही है। इसमें मैंने इग्नू नोट्स से सोशियोलॉजी को कवर किया है, जिसमें थिंकर्स के पार्ट को मैं लेकर चल रही हूँ। अभी इमाल दुर्खीम की थ्योरी है और इसमें इकाई 11 तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में आज एनालाइज किया जाएगा। तो इससे पिछले वीडियोस को आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि 1 बाय 1 है। तो इससे पिछली चीज़ें आप जब समझे रहेंगे तो आपको ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप वॉच करके पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक पे आने से पहले दुर्खीम के विषय में मैंने माइंड चार्ट बनाया है, ताकि आपके दिमाग में इन डायमेंशन से थ्योरी को देखना है वो बन जाए और जो माइंड बॉडी गैप है वो कम हो और एक ही टाइम में आप बहुत सी चीज़ें सीख सकें एक साथ। ये आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाला है। NTA NET JRF का सिलेबस इसका आधार है इन वीडियोस का, और चूँकि NTA NET JRF का सिलेबस बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही अप्लाइड है, तो इस वजह से इसमें जो आप सिलेबस इसका अगर कवर कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी टॉपिक जो इग्नू आपको UPSC मेंस के लिए पढ़ना होता है, स्टेट PCS मेंस में जहाँ भी ऑप्शनल्स हैं उसके लिए पढ़ना होता है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो या PhD एंट्रेंस आपको देना है, तो उसके लिए आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर जो भी सब्जेक्ट है, मेन बेस है उसका, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और चूँकि थिंकर जो होते हैं वो एक बेस देते हैं किसी भी सब्जेक्ट के उद्भव और विकास में, जो इनका योगदान होता है उसके विषय में जब आपको पूरी जानकारी हो जाती है तो इन्हीं के आधार पे, इन्हीं की थ्योरीज़ के आधार पे आगे के अध्ययन आधारित होते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसमें इनके पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है। इस वजह से इनके हर डायमेंशंस को ध्यान में रख के करना थ्योरी आपकी एक बार में, ताकि क्लियर हो जाए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को तैयार कर सकें और आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। तो इसमें क्या है, दुर्खीम का जीवन परिचय पिछले वीडियो में मैंने कर दिया है पार्ट 1 में, समाजशास्त्र में कार्य, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। पार्ट 2 में किया है मैंने, और इसमें तुलनात्मक अध्ययन के विषय में चर्चा होगी, जो कि आगे के इसमें, और उसमें क्या क्या देखना है, जो भी थ्योरी देखी जाएगी तो उसमें स्टेटमेंट, उसकी आज के समय में प्रासंगिकता और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप दिमाग में चलाते रहिएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वजह से एक स्थान पे आपको सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का इग्नू का नोट्स है, और उसमें जो टॉपिक अब शुरू करी हूँ मैं वो तुलनात्मक अध्ययन है। इससे पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और उसके मैं लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से। और ये सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप बहुत ध्यान से रहिए, देखिएगा, और इसका पूरा एनालिसिस मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द और भी सेगमेंट को कवर किया जाए। तुलनात्मक अध्ययन, सबसे पहले तो तुलनात्मक अध्ययन की डेफिनेशन क्या होती है, दिमाग में ये बात आती है कि तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है। तो तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है कि इसमें एक समाज या दूसरे समाज, मतलब एक ही समाज, एक जैसा समाज हो या विभिन्न समाजों की आपस में उनकी तुलना की जाती है, और उसमें देखा जाता है कि किन किन आधारों पे तुलना उसमें की जाती है। जो देश होता है तुलना करने का, उसमें सामाजिक संरचना तथा संस्कृति में जो समाज विभिन्न समाज हो या कोई एक जैसा समाज हो, उसके अंदर अगर अलग अलग समुदायों पे आपको अध्ययन करना है तो उसकी तुलना कैसे आप किन किन आधारों पे करेंगे, तो उसको फिर जब हम तुलना करते हैं तो जो भी परिवर्तन और विकास, वो स्पष्टीकरण उसका जब होता है तो सामान्य सिद्धांतों की इसी के द्वारा खोज हो पाती है। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में क्या होता है कि एक प्रयोगशाला में टेस्ट आप कर सकते हैं किसी भी केमिकल का, या फिजिक्स की प्रयोगशाला में आप अपनी फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
लेकिन सामाजिक विज्ञानों में क्या होता है, सिद्धांतों को सामान्यीकरण करना पड़ता है, यानी जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हमको सामान्यीकृत करके देखना पड़ता है। और इस विधि का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो मानव शास्त्रियों द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। जैसे जनजातियों के कल्चर का अध्ययन करना है, जनजातियों का जो समाज है वो किस प्रकार से डिफरेंट है हम आम नागरिक के जो जनरल, जैसे कि जो सभ्य समाज कहा जाता है, नगरीय समाज कहा जाता है, या ग्रामीण समाज समुदाय जो है उनकी क्या भावनाएं हैं, और जनजातीय समाज की जो कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, कैसे मतलब उनका हम किन किन आधारों पे कर सकते हैं। तो उन्हीं सब विषयों को इसके अंतर्गत कैसे तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति डेवलप हुई है, उसके बाद ही हम कई समाजों का अध्ययन करने में सक्षम हो पाए हैं। इस बात को इंट्रोड्यूस किया दुर्खीम जी ने। तो इसमें है दैनिक जीवन में तुलनाएं, और इन्होंने दिया 3 प्रकार की तुलनाएं। और जो दुर्खीम द्वारा की गई तुलनाओं का प्रकार है, जैसे एक ही समाज की विभिन्नताओं की तुलना, विभिन्न समाज एक समय पर और विभिन्न समाज विभिन्न समय पर, ये घटक हैं, इनके आधार हैं मतलब तुलना के। दुर्खीम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुलनात्मक विधि में दुर्खीम द्वारा किन किन आधारों पर तुलना के आधार दिए गए हैं। फिर है इसमें पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष प्रयोग के रूप में तुलनाएं कैसे हैं। फिर उसमें अध्ययन के द्वारा एक प्रयोग भी शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तुलना मैंने बता दी कि कैसे की जाती है उसके बारे में। और इसमें है कि अपनी दैनिक बातचीत व व्यवहार में तुलनाओं का महत्व और उसके उपयोग को समझना। कहाँ व कब तुलनाएं ग्राह्य है, मतलब कब तुलना आपकी मान्य होगी, किन किन आधारों पे, उसको भी पहचानना आना चाहिए आपको। ये नहीं कि आधारहीन तुलना हो रही है किसी की और आप उसको मान्य मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ व कब तुलनाएं वैज्ञानिक आधार देती हैं, इन विचार प्रणालियों में फ्रांस के समाजशास्त्री दुर्खीम के योगदान को समझना और दूसरे समाजशास्त्री जैसे कि वेबर के विचारों को भी समझने के लिए इसमें पृष्ठभूमि दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे दैनिक जीवन में तुलनाएं क्या क्या हैं। दैनिक जीवन में इसमें जो है इग्नू नोट्स में जो दिया गया है उदाहरण, इसमें है कि रेडियो या टेलीविज़न जब हम ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ऐड आती हैं, और वो ऐड आती हैं तो हम जो ग्राहक होते हैं वो तुलना करके ही चीज़ों की उत्कृष्टता तक पहुंच पाते हैं कि ये इस कंपनी की चीज़ अच्छी है, इसको लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट है। इन्हीं आधारों पे तुलना करके ही हम समझ पाते हैं कि कैसे हमको चीज़ों को चुनना है। ऐसे ही राजनीतिक जब चुनाव होते हैं तो हम उम्मीदवारों की तुलना करते हैं कि अगर इस पार्टी का कोई उम्मीद करता है, जिसने उम्मीदवार है सॉरी, उसने अच्छा काम किया है क्षेत्र में, पहले से वो व्यक्ति अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, आपके नज़र में वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का पर्सन है, तो आप उसी को वोट करेंगे। तो ये आपकी जो उम्मीदवार खड़ा है उसके विषय में क्या हुआ, व्यक्ति के आधार पर तुलना हो गई, उस हिसाब से आपका झुकाव होगा। यही चीज़ होता है नौकरी में, जब आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपके प्रतिस्पर्धी से तुलना की जाती है, तो उसके आधार देखे जाते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन किसकी बेटर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, सब्जेक्ट में आपके नॉलेज कैसे हैं, जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उसमें आपकी पकड़ कितनी है। तो ये सब आधार बन जाते हैं देखने के लिए। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उदाहरण ऐसे दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब 3 प्रकार की तुलनाओं के बारे में क्या है कि कि तुलना करने से हमें मिलता क्या है। प्रश्न यहाँ पे ये है कि तुलना अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, उससे हमको फ़ायदा क्या होता है, उसका हमको और क्या क्या मल्टी डायमेंशन में हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में तुलना से क्या होता है, सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण करना सीखा जाता है। किस सीमा तक के तथ्यों को हम मतलब एक सांस में बोल सकते हैं। इसमें एक सांस में बोलने का मतलब है कि किसी भी समाज में जो भी प्रचलित मूल्य, मानदंड और
वहाँ के रीति रिवाज, कानून व्यवस्था और जनसांख्यिकीय ग्राफ, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको हम यदि हम समझ रहे हैं सामाजिक तथ्यों को, वहाँ के प्रचलित सामाजिक तथ्यों को, फिर हम दूसरे समाज से या उसी समाज में किसी और वर्ग की तुलना कर रहे हैं, तो अगर हमारे जहन में वो चीज़ समझ आ रही है, तुलना समझ में आ रही है, तो हम उसको बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसे कुछ हमारे समाज में बहुत से मुहावरे बोले जाते हैं। राजा भोज व गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तुलना ही का एक आधार है। वैसे ही जैसे कोई सामाजिक तत्व में जैसे कहीं का रीति रिवाज समान है दो समाजों में, तो उसको हम एक साथ रख सकते हैं, एक श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में क्या परंपरागत जाति व्यवस्था में पुरोहित से बढ़ई तथा तेली की दूरी इतनी अधिक है कि उनकी तुलना करना सार्थक नहीं है। यानी कौन से आधारों पे हम तुलना नहीं कर सकते हैं, जिनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, और जिनकी तुलना हम कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं, खेल के उदाहरण है, सामाजिक पृष्ठभूमि के उदाहरण, जाति व्यवस्था के उदाहरण है, फिर डिग्री स्तर पे शैक्षणिक उदाहरण है। ऐसे आप अगर इस पर कोई आंसर लिखेंगे तो इसमें कुछ उदाहरण दे के आप समझा सकते हैं कि हाँ, इन्हीं आधारों पे हम तुलना कर सकते हैं और इनकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे पहले से जो प्रचलित मूल्य मानदंड मान्यताएं हैं, सामाजिक तथ्य है जो उपलब्ध समाज में, तो उसमें क्या हम एक समान रखेंगे, एक श्रेणी में रखेंगे, कुछ को हम अलग श्रेणी में रखेंगे। इसमें कई उदाहरण आपको दिए गए हैं, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मुझे जल्दी जल्दी दुर्खीम कवर करना है। अब इसके जो निचोड़ निकल के आया इस पूरे उदाहरण का, तो उसको मैं बोल दूँ इसमें जो इंक्लूड है कि जहाँ अंतर बहुत बड़ा हो वहाँ तथ्य तुलना से परे है। यानी दो चीज़ों के बीच में अगर बहुत बड़ा अंतर है तो कैसे तुलना हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई एक तरह से अफ्रीकी समाज है और एक तरफ अमेरिका के लोग हैं, और अमेरिका में सारे साधन संपन्न लोग हैं, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पिछड़े हर तरह से। तो अगर हम उन किन आधारों पे हम वहाँ तुलना करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। और जहाँ अंतर बहुत कम हो वहाँ तथ्य तुलना योग्य ही नहीं है, और जहाँ अंतर ही बहुत कम हो तो समाज एक जैसा सिमिलर जैसा लगेगा, तो वहाँ पे तुलना योग्य ही नहीं है। और जहाँ तथ्य श्रेणी में रखे जा सकते हों और उनमें आपस का अंतर महत्वपूर्ण हो, वहाँ तुलनात्मक पद्धति जो होती है वो सबसे सक्षम पद्धति होती है। यानी इसकी उपयोगिता यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि उन्हीं समाजों में इस पद्धति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ से आपको अंतर महत्वपूर्ण जो अंतर है आप निकालना चाह रहे थे उस समाज में डिफरेंसेस, उसका अंतर निकल के आए, तब तुलनात्मक पद्धति आपकी कारगर सिद्ध हो सकती है। अब इसमें है दुर्खीम द्वारा की गई तुलनाओं के प्रकार, किन किन आधारों पर दुर्खीम द्वारा किया गया है। तो वैज्ञानिक अध्ययनों में सार्थक अंतर को समझने का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो दुर्खीम के अनुसार प्रकार जो दिए गए हैं उसमें पहला है एक ही समाज में विभिन्न भागों के तथ्य में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना। ये बात कर रहे हैं एक ही समाज में, जैसे भारतीय समाज में हम तुलना करें विभिन्न भागों की, पश्चिम उत्तर दक्षिण, अगर हम सबकी तुलना करें तो तब पाए जाने वाले अंतरों की तुलना कर। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है इन्होंने, एक समय पर विभिन्न समाजों में, मान लीजिए जो आज का दौर चल रहा है, एक समय पर आज हमारा भारतीय परंपरा पे अध्ययन किया जाए, विविधतापूर्ण संस्कृति पे अध्ययन किया जाए, और वहीं पे दूसरे जैसे अमेरिकी समाज हो गया, यूरोपीय समाज हो गया, तो वहाँ का अंतर किया जाए, तो एक तथ्य में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया इन्होंने, अपने विकास के स्तर के अनुसार विभिन्न समयों पर विभिन्न समाजों में एक तथ्य में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना। एक ये पॉइंट हो गया।
इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रख के हम तुलनाओं का प्रकार बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि कैसा हमको समाज अध्ययन के लिए लेना चाहिए। अगर वो अध्ययन के लिए आपने ले लिया है तो क्या उसमें सही में आप तुलना कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसमें किन किन आधारों पे आप तुलना कर सकते हैं, कितनी समानताएं हैं, कितनी विभिन्नताएं हैं इन आधारों पे। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे क्या तो दुर्खिमती द्वारा कहा गया है कि एक ही समाज की भिन्नताओं की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे घटित होने वाले जो सामाजिक तत्व होते हैं उनको हम देखें, कैसे पता चलेगा कि ये तुलना योग्य है, ये नहीं है, और किनको हम ले सकते हैं। जैसे कि सारे समाज में अलग अलग अनुपात में चीज़ें फैली रहती हैं। जैसे साक्षरता दर को अगर उदाहरण ले लें, उदाहरण के रूप में, तो 2003 और 2004 के दौरान भारत में इंटरनेट की जो सुविधा थी उसकी संख्या जो थी 44 लाख थी, और वर्ष 2001 में 30 लाख थी, और आज के डेटा में आपको पता होगा आज का डेटा और अलग है। तो इस तरह से तुलना अलग अलग वर्षों की ले ली गई और उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया। वैसे ही अगर हम साक्षरता की बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ था तब उसके कुछ वर्षों के बाद हर 10 साल के बाद जनसंख्या के आंकड़े जो बदलते रहते हैं उसमें अगर हम उसकी तुलना करें तो हम उससे उसकी रेट कर सकते हैं कि किस सन में कब कब कितनी वृद्धि देखी गई है। तो तुलना के आधार पर ही हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितना परिवर्तन आया, अंतर जो है। अब आज के समय में देखा जाए तो इंटरनेट की ज़रूरत ऐसी हो गई है मानव जीवन में जैसे खाने की ज़रूरत हो। अगर हम इंटरनेट की सुविधा नहीं है हमारे पास तो ऐसे अभाव सा फील होता है जैसे कितने बड़े हम संकट में आ गए हों कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। आज की जो मानसिकता है, और पहले के समाज में इसका कोई मतलब नहीं था, इससे कोई दूर दूर तक किसी का लेना देना नहीं था। तो आज के सामाजिक तथ्य के अनुसार देखें तो कि हमें सोशल मीडिया की जानकारी, तकनीकी ज्ञान, डिजिटल इंडिया का जैसे प्रोग्राम का चलाया गया था कि डिजिटल साक्षरता लोगों में बढ़ाई जाए, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप कैसे अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बदलते दौर के साथ तथ्य भी अब बदल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको आरोपित भी कर रहे हैं वर्तमान की परिस्थितियों में। अब वर्तमान की परिस्थितियाँ और भी परिवर्तित हो रही हैं। अभी पूरे विश्व पे महामारी है कोरोना की, तो इसके बाद और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बृहद परिवर्तन। एक ऐसा जैसे कि कहा जाता है रेनेसां का पीरियड, फिर उसके बाद यूरोप में क्रांतियाँ हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के बाद समता और जो सामाजिक न्याय की बात निकल के आई, स्वतंत्रता की बात निकल के आई, वो मूल्य मिले समाज को और वो हर जगह लगभग समान रूप से लागू होने लगे। फिर उसके बाद से वर्ल्ड वार के प्रभाव से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं समय समय पे सामाजिक तथ्यों, उस समाज के सामाजिक तथ्य का प्रसार अलग अलग होता जाता है, फिर उसकी तुलना करके हम डिफरेंस निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, फ्रांस के समाजशास्त्री दुर्खीम ने एक सामाजिक तथ्य समूह विशेष में पाई जाने वाली आत्महत्या की दर पर ध्यान दिया है। एक वर्ष में प्रति 1 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या में जितने व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं उससे आत्महत्या की दर आंकी जाती है। और एक वर्ष में प्रति 1 लाख पे व्यक्तियों की जनसंख्या में जितने व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं उससे आत्महत्या की दर आंकी जाती है। उन्होंने फ्रांस में इस दर का विस्तार कहाँ कितना रहा है इन तथ्यों पर ध्यान दिया है। जैसे गांव में विवाहित अविवाहित, इन आधारों पे उन्होंने इसकी तुलना की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दुर्खीम ने किन आधारों पे किया है, कैसे लिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये दुर्खीम द्वारा किया गया कार्य है। आत्महत्या की दर निकालने के लिए कैसे तुलना का इन्होंने उपयोग किया है, किन किन समाजों में देखा है, किन किन आधारों पे देखा है। जैसे कि इस प्रकार के वर्णन एक घटना या तथ्य को जब एक ही देश के विभिन्न भागों में देखते हैं तब हम पहले प्रकार की तुलनात्मक पद्धति अपनाते हैं। इनमें तथ्य एक है, देश एक है, उसके विभिन्न भागों में उसका विस्तार अलग अलग समूहों में भिन्न भिन्न है। जो प्रकार बताए हैं दुर्खीम ने 3 प्रकार की कैसे कैसे तुलना की जाती है, तो उसी का आधार पे ये उदाहरण
सबसे उपयुक्त है। फिर है विभिन्न समाज, अगर हम लेते हैं तुलना के लिए और एक ही समय पर टाइम काल मान लीजिए 2020 है और इस पर हम आज अपने समाज और किसी और समाज की तुलना करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि यूरोप जैसे महाद्वीप में कई देश हैं। पश्चिमी यूरोप के सभी देशों का क्षेत्रफल मिलाकर भारत के बराबर है। वहाँ एक देश के नागरिक सुगमता से एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। कई बार वो लोग एक दूसरे के देश में अपनी छुट्टियाँ मनाने भी जाते हैं। जैसे कि यूरोपीय यूनियन में आबाद आवागमन की सुविधा दी गई है और अमेरिकी महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कई छोटे छोटे देशों में भी आपस में कई समानताएं हैं। ऐसे ही देखना है कि ये देखिए तुलना कैसे की जा सकती है, इन्होंने जो उदाहरण दिया है। और दुर्खीम ने पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों में आत्महत्या की दर के आंकड़ों को एक साथ रखकर तुलना की है। अलग अलग समाजों को लिया है, विभिन्न समाजों को, और आत्महत्या के दर पे तुलना की है इन्होंने कि अगर अमेरिका में जो समाज है वहाँ पे, यूरोप में और अलग अलग जगह पे। तो दुर्खीम ने ये पाया कि प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले जर्मनी तथा कैथोलिक मत को मानने वाले स्पेन में आत्महत्या दर की तुलना इन्होंने की है तथा पाया कि स्पेन की तुलना में जर्मनी में आत्महत्या की दर अधिक है। किन आधार पे? एक धर्म के मतावलंबी के आधार पे, धार्मिक मत के आधार पे इन्होंने माना है आत्महत्या में कि कैसे डिफरेंस है। यानी आधार हो गया आपका धार्मिक मत आधार हो गया, और कौन से दो? प्रोटेस्टेंट मत और कैथोलिक मत। ये दुर्खीम का अध्ययन है और किसके लिए किया है? आत्महत्या के लिए इन्होंने अध्ययन किया है। तो किसमें ज़्यादा इन्होंने पाया है? कौन से मतावलंबी में? तो प्रोटेस्टेंट मानने वाले, जो कि जर्मनी में। तो इस प्रकार क्या है कि यह बात सामने आई कि कैथोलिक मत मानने वालों की तुलना में प्रोटेस्टेंट जो मत को मानते हैं उनमें आत्महत्या अधिक होती है। वहीं दूसरा एक देखा है कि यहूदियों में और भी कम आत्महत्या दर है। यहूदी लोग बहुत कम आत्महत्या करते हैं, इन्होंने दुर्खीम ने ऐसा पाया है अपने आत्महत्या के अध्ययन में। इस तरह जब इस तरह की तुलना करने का अर्थ है कि तुलना एक नए स्तर पर की जा रही है। दुर्खीम ने एक की बजाय दो बातों में भिन्नता का अध्ययन किया है। उसने आत्महत्या दर को लिया है और धर्म को लिया है। एक तो उन्होंने दो आधार कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, और धर्म को दो आधार लिया है। यानी एक वेरिएबल अगर बदलेगा, एक बदलाव आता है तो दूसरे में भी ऐसा ही होगा। जब दो चीज़ों में बदलाव साथ साथ हो तो उसे सहगामी भिन्नताएं कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई सहगामी भिन्नताएं की, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि खेल और अनुशासन साथ साथ होते हैं। और इस तरह तुलनात्मक प्रणाली में क्या क्या शामिल है? पहला है इसमें एक प्रघटना में कितने वेरिएशन है, और जिन भिन्नताओं का परीक्षा मतलब जिन भिन्नताओं को आधार में लिया जा रहा है, परीक्षा हो रही है, हम परीक्षण कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त और कौन सी भिन्नताएं हमें दिख रही हैं। ये दो आधार हैं। तुलनात्मक प्रणाली में क्या क्या शामिल होता है? एक ये यानी जो भी हम आधार लेते हैं तुलनात्मक प्रणाली में, उसमें ये निकल कर आना चाहिए कि प्रघटना का संभावित कारण हम ढूंढ पाएँ। क्या वास्तविक कारण है जिसके कारण ये घटना हो रही है। और इसमें कुछ समस्या भी आ सकती है कि एक ही समय में दो से अधिक चीज़ें बदल जाएं। इस बात को यहाँ पे एक फिगर दिया गया है इसमें कि कैसे बदल सकती हैं। कि एक स्थिति है, दूसरी स्थिति है, मान लीजिए वही स्थिति एकदम से चेंज हो जाए, तब क्या होगा। अब इसमें एक और समाजशास्त्री का स्टेटमेंट है कि वॉटोमोर ने तुलनात्मक पद्धति का दूसरा स्वरूप विभिन्न देशों में एक ही सामाजिक तथ्य के प्रसार में देखा है। इस प्रकार के अध्ययनों के अनुदाहरण है औद्योगिक देशों में सामाजिक गतिशीलता। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान व नेपाल में जाति व्यवस्था, इस पर अध्ययन किया है तुलनात्मक एडमंड लीच। यह समझने की कोशिश है कि बराबर मतलब हमेशा रखिए कि सभी देशों के समूह एक साथ रखे जा सकते हैं, तभी उनकी विभिन्नता का कोई अर्थ होता है।
भूमध्यसागरीय देश, औद्योगिक देश, भारतीय उपमहाद्वीप के देश, 3 प्रकार के समूह, अलग अलग टाइप की, दोनों जगह के, मतलब इन तीनों जगह की हर चीज़ अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ की वेशभूषा, बात व्यवहार सब अलग होगा। एक और औद्योगिक देश में पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मिली जुली संस्कृति है, विविधता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये तुलना योग्य समूह नहीं है। यदि विभिन्न समाज, अब तीसरा आधार है विभिन्न समाज विभिन्न समय पर, अलग अलग समयों पर अगर हम तुलना लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें कि क्या होता है कि कई बार कुछ व्यक्ति समान स्तरीय देशों के स्थान पर विभिन्न प्रकार के देशों की तुलना करना चाहते हैं। तो इसमें कठिनाई क्या क्या है? हम आर्थिक और गणतंत्रीय व्यवस्थाओं के विभिन्न स्वरूपों को देखें तब पता चलता है कि कुछ देश बहुत विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, कुछ अल्पविकसित हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किया है कि वर्गीकरण मान्य है, कि अगर हम तुलना करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, भ्रष्टाचार इंडेक्स आता है और जेंडर इंडेक्स आता है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स आता है, और अलग अलग देशों के लिए उसमें क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन से ही उसमें आधार माने जाते हैं कि हाँ कहीं पे क्या क्या आधार, ह्यूमन इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें ये देखा जाता है कि विकसित देशों में, विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में जो जो आधार लिए जाते हैं, कि मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय हो गया, उस वहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है, और मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन सब आधारों पे तुलनाएं होती हैं, इन सब अध्ययन होते हैं और उनके आधार पे डेटा लागू किया जाता है। तो अब प्रश्न है कि आज का एशिया व अफ्रीका, आज के यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सामने क्या खड़ा हो सकता है? अगर देखा जाए तो अगर हम अल्प विकसित देशों की तुलना विकसित देशों से करें तो क्या, अगर हम तुलना कर रहे हैं तो क्या उनके सामने वो कहीं से भी खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ वो संसाधन ही नहीं है। और उसी तरह क्या प्रथम 2 महाद्वीपों की 21वीं सदी के आरंभ में तुलना की जा सकती है? इसका उत्तर है कि ऐसी तुलना करना बहुत ईमानदारी की बात नहीं होगी। जैसे घरों में क्या होता है, कई बार पेरेंट्स अपने मित्र के बच्चों से तुलना आपकी करते हैं तो आपको बुरा लगता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आप अभाव में रहे हो और सामने वाला फुल एसी में रह के अपनी जो भी एजुकेशन है उसको बहुत सारी दिक्कतें ना आई हों और उसके बाद सिर्फ तुलना किन आधारों पे हो, वो रिज़ल्ट अच्छा ला रहा है और आप नहीं ला रहे हो, अगर इन आधारों को देखा जाए तो भी तुलना आधारहीन होती है। दुर्खीम ने कहा है कि एक देश जो बाल्यावस्था में अपने बिल्कुल इनिशियल लेवल से उठ रहा है और एक जो है अपना विकसित कर चुका है, उसके सारे संसाधन जो है उसने दोहन करके अपने आप को विकसित कर लिया है, अगर एक दूसरे के सामने रखा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा कि दोनों के बाल्य कालों की, यानी इमरजेंस जो हुआ है उसका उद्भव जब हुआ है तब की तुलना की जाए, और या कहिए कि दोनों की युवावस्थाओं की, यानी मतलब आधार जो होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि इसका उदाहरण एक है कि किंग्सले डेविस द्वारा विश्व में नगरीकरण के अध्ययन में ऐसा देखने को मिलता है। उन्होंने विश्व भर में नगरीकरण की दर और विकास के आंकड़े सामने रखे हैं, फिर कहा है कि देशों में नगरीकरण के प्रभाव की तुलना उस समय के लिए की जाए जब उन देशों में नगरीय जीवन का प्रतिशत समान था। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये किसके द्वारा कही गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन्होंने किस में पाया? किंग्सले डेविस का अध्ययन है नगरीकरण में। ऐसे एक उदाहरण लिया गया है इसमें भारत और जापान का, जिसमें 20% लोग 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में रहते हैं, और यह इसी जापान में 80 वर्ष पहले थी, जो आज की भारत 80 वर्ष के पूर्व के जापान की तुलना में रखा जा सकता है। अब इसमें दुर्खीम की आत्महत्या के इस पैराग्राफ में दुर्खीम की आत्महत्या के महत्वपूर्ण होने पर चर्चा की गई है कि क्यों महत्वपूर्ण है। कई कारणों से आत्महत्या के लिए, कि 1897 में उनकी बुक जो प्रकाशित हुई थी वो नई दिशा देने वाले ग्रंथों में गिनी जाती है।
इसमें आत्महत्या की घटती बढ़ती दरों को अधिक से अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया है और प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक मतावलंबियों के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या की दरों में अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है, पर विचार करना इस पर आवश्यक भी है। कैथोलिक लोग परंपरावादी होते हैं, उनका जीवन धार्मिक बंधनों से अधिक संचालित है, वे अपने धर्म व समाज से अधिक एकनिष्ठ हैं और इसी का प्रभाव है कि वह आत्महत्या द्वारा अपने को समाज से अलग करने के मतलब अपने आप को अलग नहीं करते हैं, कम प्रेरित होते हैं इससे, यानी आत्महत्या नहीं करते हैं। और वहीं प्रोटेस्टेंट की बात करें, जो प्रोटेस्टेंट मतावलंबी होते हैं वो क्या करते हैं कि धर्म व उसके कर्मकांडों से अपने को विमुक्त करके रखते हैं और उनकी समाज में समरूपता भी कम होती है और साथ ही व्यक्तिगत हितों को वो ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने आप को इस ईश्वर द्वारा भेजे गए उसकी तरह देखते हैं कि हम ईश्वर द्वारा चुने गए एक मानव हैं जिसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हमें उन्हें पूंजीपति मतलब एक तरह से पूरा अपना दोहन करके ही निभाना है। तो इससे क्या होता है, उनके जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाते हैं और वही जब एक्सपेक्टेशंस उनके फुलफ़िल नहीं होते हैं, अधिक आर्थिक गतिविधियों की ओर ही वो ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो इससे उनका मनोबल बहुत जल्दी फिर नीचा जब हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और दुर्खीम ने इससे समानांतर परिवर्तन या साथ साथ होने वाले परिवर्तनों की संज्ञा दी है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग या एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते, पर अप्रत्यक्ष रूप से यह काम हो सकता है। साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को देख पाना इसी दिशा में बड़ा कदम है, ऐसा दुर्खीम का कथन है। इस तरह ऐसे अध्ययन को और भी सशक्त बनाया जा सकता है यदि दो घटनाएं एक साथ तो घटित हों पर उसका कारण कहीं और हो, तो ऐसी स्थिति में तीसरी शक्ति का प्रभाव नियमित करके देखा जाता है। और नीचे इसमें कुछ बहुत प्रश्न दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक, अप्रत्यक्ष प्रयोग के रूप में तुलनाएं, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं। जैसे स्पेन कैथोलिक ज़्यादातर इन्होंने आत्महत्या पर ही तुलनात्मक अध्ययन को लागू किया है, तो उसी आधार पे इसमें किया जो दुर्खीम क्या तुलना है आत्महत्या के बारे में उसको स्पष्ट किया गया है कि स्पेन एक कैथोलिक देश है, जर्मनी प्रोटेस्टेंट। इसमें स्पेन में आत्महत्या की दर कम है, जर्मनी में अधिक। तो क्या इससे प्रमाणित हुआ कि एक तत्व दूसरे का नियामक है, उसे प्रभावित करता है, और इसमें और विचार करने की ज़रूरत है कि इसमें कोई और तीसरा कारण तो नहीं है कि सिर्फ यही दो आधार हैं कि ये इसी मतावलंबी के लोग हैं और आत्महत्या की दर, दो ही आधार, कि इसमें और भी आधार बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम आर्थिक स्थिति देखें कि स्पेन कम विकसित देश है, जर्मनी अधिक विकसित देश है, तो कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति से अधिक विकसित देश में आत्महत्या की दर अधिक होती है। अब यहाँ पे ये प्रश्न जब उठा तो क्या इसका उत्तर हो सकता है, तो दुर्खीम ने इस आयाम से भी विचार किया है। उसने कहा है कि एक ही छोटे देश के दो भाग लें, एक प्रोटेस्टेंट व दूसरे कैथोलिक को मानने वाले हों, तो अब आर्थिक स्तर का तत्व तो समाज हो गया, क्योंकि एक ही देश है। अंतर रहा धर्म का, अब भी अगर आत्महत्या की दर में अंतर आता है तो इसे एक अन्य अंतर ही समझा जा सकता है तथा समानता नहीं। तो पता चला कि धार्मिक अंतर अब भी आत्महत्या की दर के साथ चल रहा था, अर्थात प्रोटेस्टेंट क्षेत्र में आत्महत्या दर अधिक थी। इस प्रकार फ्रांस के समाजशास्त्री दुर्खीम ने समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये इम्पॉर्टेंट अध्ययन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जिन जिन आधारों से अध्ययन किया है उसमें पहला पॉइंट है, पहले दो सामाजिक तथ्यों को सामने रखकर उनमें साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को खोजा है, फिर तीसरे प्रकार के तथ्यों को भी पहचाना है, फिर तत्पश्चात तीसरे प्रकार के तत्व को समान रखा है और फिर पहले दो के संबंधों को देखा है और उनके अध्ययन में पहले दो के संबंध पुष्ट हुए हैं, यानी इन आधारों पर दुर्खीम द्वारा तुलना की गई है और इस तरह ही वैज्ञानिक पद्धति का दुर्खीम ने उपयोग किया है।
इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा पूरी थ्योरी। बाकी सारी चीज़ें मैंने जो पहले एक्सप्लेन की है उसी से रिलेटेड है कि कैसे मतलब वैज्ञानिक आधार कैसे बनेगा। मान लीजिए आप प्रयोगशाला में कोई केमिस्ट्री में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें रसायन डालेंगे। मान लीजिए आप कोई जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो उसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, जिंक ऑक्साइड व सल्फर बन गया। फिर प्राकृतिक विज्ञानों में तो इस प्रयोग से आप जान सकते हैं, परंतु सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि अलग अलग अवस्था होती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उसमें हमको कोई प्रयोगशाला तो होती नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रयोग और अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो उस बारे में इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन का क्या प्रभाव होता है और अप्रत्यक्ष अध्ययन से क्या प्रभाव होता है। तो इसलिए दो तुलनाएं इसने दुर्कीम ने तीसरी शक्ति को सामने रखकर, नियंत्रित रखकर की है। उसमें स्वयं उस लेखक ने अप्रत्यक्ष प्रयोग कहा है। प्रयोग का मूल विचार बना रहा पर पद्धति अप्रत्यक्ष रही, और दो परिवर्तनों के बीच साम्य बना रहा, तो तुलना भी बनी रही। तुलनाओं को इस प्रकार करना कि मोटे रूप में जहाँ समानता हो, एक सा आर्थिक विकास हो, और जहाँ धर्म या मत भिन्न हो और यह भिन्नता किसी और भिन्नता आत्महत्या की दर से जुड़ी हो, तो सब तत्व तुलनात्मक पद्धति को सक्षम बनाते हैं। इसमें क्या है कि दो ग्रुप मान लीजिए आप ले लीजिए और आप उसका प्रयोग करिए समाज विज्ञान में कैसे करते हैं, और दोनों के थोड़े से एक को निगरानी में रख दीजिए और एक के लिए सामान्य कर दीजिए, तो उसके बाद आपको तथ्य निकल कर आएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसमें। तो इसी तरह एक घटनाक्रम दूसरे घटनाक्रम को प्रभावित करता है कुछ अधिक भरोसे से। ऐसा कहा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों ने सामाजिक गतिविधियों को समझाने की कोशिश की है, उन्होंने एक का दूसरे पर प्रभाव समझाने का रास्ता दिया है। ऐसे लोगों में दुर्कीम का विशेष स्थान है। और पद्धति जो उसने बताई, संभावना दर्शाई, वह तुलनात्मक पद्धति अप्रत्यक्ष प्रयोग कही गई है। उसी को हम अप्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं, तुलनात्मक पद्धति भी कहते हैं। अब इसमें जो रिवीजन पॉइंट्स हैं एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है। कि दैनिक जीवन की घटनाओं में तुलना करने की क्रियाएं पहचानी, जैसे कि जीवन में जो भी चीज़ें हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो उसमें भी आप तुलना करते हैं। जीवन में प्रयुक्त कुछ मुहावरों को, कई मुहावरे होते हैं जो तुलना को आधार मतलब तुलना का आधार होते हैं। फिर यह भी देखा कि समाज के क्षेत्र में एक लेखक ने इस पद्धति को इस तरह आगे बढ़ाया कि उसका उपयोग देश के अंदर विभिन्न देशों में एक समय पर और विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर संभव हुआ। दुर्कीम ने ही इसको बढ़ाया सामाजिक विज्ञान में आगे, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में तुलनात्मक पद्धति को एक सामाजिक गतिविधि तथा दूसरी को प्रभावित करने की क्षमता के लिए समझा गया। जो भी तुलनात्मक विधि के डायमेंशन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन बहुत मतलब डेप्थ में पूछे जा रहे हैं आजकल। NT-NET JRF में भी क्वेश्चन का जो फॉर्म है चेंज हो चुका है। अभी दिसंबर जो पेपर हुआ था, दिसंबर में 2019 में पेपर जो हुआ था, और उसको आप एक बार देखिएगा अगर आपके पास उपलब्ध होगा तो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं, उसकी जो फॉर्मेट है बहुत डेप्थ में है। और चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको हर चीज़ डेप्थ में पता होनी चाहिए। किसी गाइड बुक से पढ़ के या फिर आप कहिए किसी सतही नोट से पढ़ के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाए, मान लीजिए किसी कारणवश वो पहले की भी पढ़ाई हो, लेकिन जब पढ़ाना होगा आपको कहीं भी किसी विषय को, तो आपको पूरी जो सब्जेक्ट मैटर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। इसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव हर चीज़ को दिया गया है, तुलनात्मक उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाया गया है इग्नू के नोट्स को। अब इसमें एक और उदाहरण लिया गया है, मैक्स वेबर का लिया गया है। देखिए मैक्स वेबर क्या कहते हैं। इन्होंने भी धर्म को आधार बना के, इनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत फेमस है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए तुलनात्मक जो विधि है कि
ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक दो प्रमुख संप्रदाय हैं। प्रमुख प्रोटेस्टेंट देश हैं, जो प्रमुख प्रोटेस्टेंट को मानने वाले देश हैं जर्मनी, इंग्लैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी यहाँ इन देशों में प्रोटेस्टेंट मुस्लिम और कैथोलिक मानने वाले हैं इटली, फ्रांस, स्पेन, मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका के देश। और इन दोनों प्रकारों में कुछ अंतर है। जो प्रथम प्रकार के देश हैं 19वीं शताब्दी में व्यापक रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वहाँ पे प्रसार हुआ, और इसके लिए जो जिम्मेदार कारक थे उसमें था माना गया है, इन्होंने माना है, मैक्स वेबर द्वारा माना गया है कि व्यक्तिगत साहस, कठोर मेहनत, काम में निष्ठा व भावी लाभ प्राप्त करने की जो सोच होती है उसी से पूंजीवाद का उदय हुआ है। साथ ही ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम सहायक माना गया है। निजी गुणों को उसमें माना गया, किसको? निजी गुणों को। यानी आपके अंदर अगर गुण होंगे तो उससे ईश्वर प्रभावित होगा, और अपने आप को जो आगे बढ़ाने की लालसा है वही आपके निजी गुण हैं, और उससे ईश्वर की भी आपके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, आपकी ईश्वर के प्रति। अतः ये जो लक्षण पाए जाते हैं जो मैक्स वेबर ने बताया प्रोटेस्टेंट मतावलंबी में, और इन्होंने ये भी देखा कि प्रोटेस्टेंट जो मानने वाले हैं उनका जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी आगे है, काफ़ी विकसित है, और वहीं जो कैथोलिक मानने वाले हैं उनका पूंजीवाद विकास कम है। तो ऐसे आधार इन्होंने बनाया कि पूंजीवादी विकास के अधिक व कमी का स्पष्टीकरण धार्मिक मान्यताओं में प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों की उपस्थिति व अनुपस्थिति में देखा है इन्होंने। अब एक चित्र दिया गया है इसी के बारे में कि धार्मिक मान्यता प्रोटेस्टेंट मत में और उसका कैसे क्या क्या उपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होते हैं कारक, और पूंजीवादी विकास के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। तो इन्होंने माना है कि धार्मिक मान्यता प्रोटेस्टेंट मत में इसमें उपस्थिति होती है पूंजीवादी विकास की तीव्र गति से, जिसका उदाहरण बना है इंग्लैंड, जर्मनी, उत्तर पूर्वी अमेरिका। और वहीं पे अनुपस्थित चीज़ें हैं, ये प्रोटेस्टेंट मत जहाँ अनुपस्थित हैं वहाँ पे पूंजीवादी विकास भी विलंब से हुआ है। वो देश हैं फ्रांस, स्पेन, मध्य व दक्षिण अमेरिका। इस टेबल से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने पहले यह बात ईसाई मतों के अंतर द्वारा समझाई और बाद में प्रोटेस्टेंट मत की अनुपस्थिति की श्रेणी में काम किया है इन्होंने, कि कैसे कैसे अंतर देखे जा सकते हैं। फिर इसी दिशा में इन्होंने और भी धर्मों की विश्व के 6 धर्मों की तुलना की है, जैसे कि ईसाई धर्म के आधार ईसाई और फिर इस्लाम, कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, इन सभी धर्मों का इन्होंने किया है। और इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है कि प्रोटेस्टेंट के कारण ही पूंजीवाद का उद्भव हुआ। जबकि अगर इनके विचार से अगर हम मानें कि गीता में भी तो लिखा गया है कि गीता में कहा गया है कर्म ही जो होता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इनका मतलब है कि कोई उद्देश्यहीन क्षेत्र में काम करना, जबकि वही चीज़ें कहा जाता है कर्म करते रहो। कर्म का हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो उसका उत्पादन जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी सही निकल के आएगा। इसका जो मूल अर्थ है वो नहीं समझा इन्होंने, वेबर ने हमारे भारतीय धर्म को वो बता दिया कि एक तरह से भाग्यवादी होते हैं। कि वेबर ने एक सामाजिक गतिविधि पूंजीवाद का उदय की ओर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। फिर सेकंड पॉइंट है उसने दूसरी सामाजिक गतिविधि प्रोटेस्टेंट मान्यता की उपस्थिति या अधिक सबल रूप में जनसंख्या में व्याप्त होने पर ध्यान दिया है। ये भी किन किन आधारों को ध्यान दिया है। थर्ड पॉइंट है कि पहली गतिविधि की उपस्थिति या द्रुतगामी गति से आने को दूसरी गतिविधि की उपस्थिति या अधिक से संबद्ध कर स्पष्ट से समझा है। और इन उदाहरणों को बटोरने का काम विश्व इतिहास में छितरी सामग्री को उक्त बिंदुओं पर संजो कर किया है। मतलब जो सामग्री ऐसे फैली हुई थी उसको क्या किया है इन्होंने, एकत्रित कर दिया है। यानी अलग अलग धर्मों का जैसे आधार जो भी पूंजीवादी आधार पर उन्होंने अध्ययन किया है तो उसमें कई तथ्य तो निकल के आए होंगे सामने कि इस धर्म में ये चीज़ें हैं, इस धर्म में ये चीज़ें हैं। तो उससे क्या हुआ, एक जगह पे हमें कई धर्मों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध मिल जाती है।
और इनका भी आधार क्या है, तुलनात्मक है। और चूंकि धर्म की इन्होंने वो की है, तो ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। तुलनात्मक विधि क्या है? क्योंकि धर्म का अध्ययन कई इन्होंने किया, हर समाज का, हर से, तो धर्म तो बहुत पहले से है, जड़ में है लोगों के, हर समाज में, तो इसलिए इसको ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा गया है। इसमें बोध प्रश्न है, इसको आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अध्ययन द्वारा प्रयोग, नेक्स्ट टॉपिक है एक अध्ययन द्वारा प्रयोग। कैसे हम समझेंगे कि तुलनात्मक विधि कितनी प्रासंगिक है। जैसे दो समूहों के अध्ययन में एक में परिवर्तन अगर कर दिया जाए और दूसरे को एक ही जैसी सिचुएशन में रखा जाए, और फिर देखा जाए कि कुछ समय के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ। अगर एक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि परिस्थिति बदली तो इस भांति पता चल जाएगा कि नई स्थिति से क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में ही दो समूह बना दें और एक में हम पुरानी किताबें वितरित कर दें, पढ़ाई जाए, और दूसरे में नई किताबों से पढ़ाया जाए। फिर दोनों समूहों की परीक्षा ली जाए। तो अगर परीक्षा के परिणाम में जो अंक है दोनों समूहों में, वो काफ़ी अगर अंतर दिखाएंगे, तो क्या होगा। अगर पुरानी किताब से पढ़े हुए बच्चे अधिक अंक ले आते हैं और नई किताब से पढ़े हुए बच्चे कम अंक लाते हैं, तो यही तो निकल के आएगा कि यानी पुरानी किताबों का नई किताबों की तुलना में अधिक महत्व। अगर नई किताबें पढ़ने के बाद बच्चों के अधिक अंक आ गए और पुरानी किताबें, तो यही निकल के आएगा कि नई किताबें ज़्यादा कारगर हैं। तो इसी के बाद इन्होंने कहा है कि प्रयोग द्वारा नई किताब एक समूह में चालू की गई थी और कंट्रोल समूह वह हुआ जिसे यथावत रखा गया था। इस प्रकार प्रयोग में दो समूह, प्रायोगिक समूह जिसको एक को जिस पे मतलब प्रयोग किया जाना है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा, और जिसमें यथावत मतलब उसकी स्थिति ऐसे एज इट इज़ रखी जानी है, तो वो कहलाएगा कंट्रोल ग्रुप। तथा प्रामाणिक नतीजे प्राप्त हो, इससे क्या होता है, एक प्रामाणिक नतीजे मिलते हैं, और यह विज्ञान की एक सामान्य पद्धति है। अब ये सवाल है, यहाँ पे एक सवाल है कि समूह के अध्ययन से भी क्या प्रयोग जैसे नतीजे निकल सकते हैं। तो दुर्खीम ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि परिस्थिति विशेष में खोजा, उत्तर को इन्होंने खोजा है कि दुर्खीम का यहाँ पे कहना है, कथन है, दुर्खीम का कहना है कि एक बढ़िया प्रामाणिक अध्ययन भी निर्णायक हो सकता है। इसका उत्तर उसने धर्म के मूल तत्व को समझने में खोजा है। धर्म का अध्ययन दुर्खीम का बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे उसकी चर्चा की जाएगी। उसमें भी उन्होंने पुराने धर्मों का अध्ययन किया है। ऑस्ट्रेलिया की हरंटा जनजाति पे उन्होंने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत, और उनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मूल तत्व हम देखें कहाँ। 5-6 धर्मों की तुलना करके उसमें समाज तत्व ढूंढना तो इस कार्य में सहायक नहीं होगा, क्योंकि भिन्न धर्मों ने अपने विकास में कई बातों का समावेश कर लिया है और कई बाहरी चीज़ें धर्म से जुड़ गई हैं। जैसे कि अनुष्ठान धर्म का एक भाग बन गया है और ईश्वर के अस्तित्व की प्रतिमाओं में स्थापित कर दिया गया है, या चित्रों में, चिन्ह में। और फिर बुद्ध, जैसे कि अगर मान लीजिए बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन बुद्ध की खुद की पूजा होने लगी एज ए मूर्ति। इसी तरह बहुत से ऐसे धर्म की उत्पत्ति हुई है, भले अगर हम साकार रूप में नहीं मान रहे हैं, कहते हैं हम ईश्वर निराकार है, लेकिन कोई ना कोई तो उनका स्वरूप हो जाता है, चाहे आप जिस भी रूप में मान रहे हो। एक विजिबल स्वरूप देते ही देते हैं हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कोई आकृति के रूप में हो, चाहे मूर्ति के किसी मानव जैसी आकृति के रूप में हम पूजें, या फिर किसी स्थान के रूप में हम पूजें, कोई ना कोई एक साकार रूप हम दे के ही पूजते हैं। तो आज का ये इसमें उन्होंने कहा है कि
बुद्ध जो स्वयं प्रतिमा के रूप में पूजा जाने लगे, इस भांति कई लोग कहते हैं कि धर्म का पवित्र स्वरूप तो पहले था, अब तो इसका बिगड़ा रूप सामने आता है। आज का रूप बिगड़ा हो सकता है या विकसित भी, पर असली रूप देखना हो तो उसके उद्गम पर जाइए, ऐसा दुर्खीम कहते हैं कि दुर्खीम, अगर धर्म का वास्तविक रूप हमें देखना है तो उसके उद्गम का यानी स्रोत कहाँ से है उस पर जाना चाहिए। जैसे गंगा का पवित्र स्रोत क्या है? गंगोत्री है। तो इसी आधार पे दुर्खीम ने धर्म का अध्ययन किया है और इसके बारे में तुलना करके उन्होंने दिया है। धर्म में उन्होंने देखा पवित्र अपवित्र वस्तुओं के आधार पे कैसे अनुष्ठान, किन आधारों पे हम कहते हैं कि लौकिक वस्तुएं अलौकिक वस्तुएं, क्या है मूल तत्व, इन्हीं सब की तुलना करके हम उन चीज़ों को आधार बनाते हैं। ये सब जगह तुलना विधि लागू होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी में प्रयोग किया है इन्होंने। अब इसका जो पूरे चैप्टर की समरी है तुलनात्मक विधि की, कि दुर्खीम ने क्या कहा, फिर वेबर ने क्या कहा कि तुलनात्मक विधि में इनका भी योगदान है। चूँकि ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति अगर स्टेज आता है तो उसका मैक्स वेबर को उनको दिया जाता है। इसी को कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। और चूँकि ये दोनों लोग मैक्स वेबर और दुर्खीम क्लासिकल थिंकर्स हैं, आधार हैं, समाजशास्त्र के दो प्रमुख स्तंभ हैं ये दोनों लोग, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में। यदि हम व्यवहारिक रूप में आज तुलना करना चाहें तो जैसे कि मतदान में देखें, मतदान का विषय ले लें कि मतदान में कौन लोग ज़्यादा मत करते हैं, शिक्षित लोग करते हैं या फिर धनवान लोग करते हैं या सबसे अधिक गरीब लोग करते हैं, एक आधार ही हो गया। दूसरी चीज़ की जो सैन्य से जुड़ी नौकरियां हैं उसमें कैसे लोग जाना पसंद करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। फिर व्यापार करने में अगर भारतीय समाज में देखा जाए तो कौन लोग अग्रणी हैं, उनके आधार क्या हैं। इसी पे बॉटोमोर का विचार है कि इन्होंने 1972 में दिया कि अगर समाजशास्त्री इन मूल लेखकों को पथ निर्देशक पद्धतियों का पूरा उपयोग करते तो आज का समाजशास्त्र कहीं आगे पहुंच गया होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा। किसने कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं स्लाइड चला दे रही हूँ, इसमें शब्दावली है जहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि किसको क्या कहते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स भी दी हुई हैं। अब इसमें बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न में आप चाहे तो कर सकते हैं बोध प्रश्न पढ़ के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सामूहिक प्रतिनिधान का होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि इसमें थ्योरी को बहुत अच्छे से इसमें जो दिया हुआ है मुझे डिस्क्राइब करना होता है ताकि आपका कोई भी चीज़ रह ना जाए, और क्या पता आप इसमें से और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करके आप लिख पाओ अपना आंसर या क्वेश्चन का आंसर दे पाओ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे इसको करके चल रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियोस वैसे भी लंबे रहेंगे और प्लीज़ अगर पीछे से नॉइज़ आ रही हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि गर्मी का समय है तो फ़ैन तो चल ही रहा है, साथ ही इस समय बाहर भी काफ़ी नॉइज़ हो जाती है, तो उसके लिए वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। पर ये कोर्स को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इनके नोट्स जो मैंने सोच रखे हैं कि जिस हिसाब से जैसा सिलेबस है NTA NET JRF का बहुत ही डेप्थ में है, और कोई भी टॉपिक एक जगह आपको नहीं मिलेगा, उसका पूरा बहुत ही मतलब अलग अलग जगह पे है, चीज़ें एक जगह नहीं है। लेकिन थिंकर्स को अगर आप कर लेते हैं, थिंकर्स मेजर पार्ट थिंकर, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का है, अगर इतना कर लेते हैं तो जो आगे के टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाइड सोशियोलॉजी है। अप्लाइड सोशियोलॉजी में क्या है, इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना दूँगी तो उससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इग्नू कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े तो मैं आगे भी बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। Thanks for watching. Have a nice day.
एक और बात है कि सी लर्निंग हब से, हब नाम से ही फेसबुक पेज है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं उसी को पोस्ट किया जाता है। इससे क्या होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और आगामी किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपके साथ साथ तैयार होते जाएंगे। थैंक्स अगेन।